हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका आज 10वां टेस्ट है और 10वां टेस्ट जो है वो हमारी यूनिट नंबर 2 से है। इसमें आज हम देखेंगे गुप्त काल के कुछ प्रश्नों को, इसी के साथ साथ हम मौर्य काल के कुछ प्रश्नों की भी बात करेंगे। दोस्तों, जो पिछले टेस्ट में भी हमने बात की थी उसके कुछ एक प्रश्न और भी रह जाते हैं, उनकी बात भी अपने इस टेस्ट में करने वाले हैं। आज के हमारे कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 25 और ये जो सारे के सारे प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 के अंदर जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल हमें दे रखा है। इसका राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, ये सारी कुछ हमें देखना है। सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हमें देखनी है। इसके अलावा बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध, ये भी एक अलग से टॉपिक रह जाता है हमारा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी। हमें क्या बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी, क्या मथुरा थी, पाटलिपुत्र थी, वाराणसी थी या फिर प्रयाग थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य देखिएगा चाणक्य की सहायता से क्या करते हैं, अंतिम जो नंद शासक थे, अंतिम नंद शासक जिनका नाम था गणानंद को 25 वर्ष की आयु के अंदर ये उनको पराजित करते हैं और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी करते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को हम आधुनिक समय में क्या कहते हैं, तो आधुनिक समय में इसका नाम आता है पटना। और इसके विषय में देखिएगा, जो हमारे विदेशी राजदूत थे, यूनानी राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, उन्होंने भी इसके विषय में चर्चा की है। तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। अगले प्रश्न की अपने बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। दोस्तों, तो उसके जो ऑप्शन है, बिंबिसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, पुष्यमित्र है या फिर हर्ष है। दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही संन्यास ग्रहण किया था। दोस्तों, जैन लेखों के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर अपने पुत्र के पक्ष के अंदर सिंहासन छोड़ दिया था और जैन मुनि जो हुआ करते थे भद्रबाहु, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की थी और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में वे चले गए थे श्रवणबेलगोला। कहाँ गए थे, श्रवणबेलगोला वो चले गए थे और वहीं पर उपवास के द्वारा जो है इन्होंने 298 ईसा पूर्व में अपने जीवन का त्याग कर दिया था, शरीर का त्याग कर दिया था। दोस्तों, तो ये जैन धर्म स्वीकार करने वाले सन्यासी थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की अपने बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो है वो सर्वप्रथम किसे प्राप्त होता है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न भी, किसको है, क्या जॉन मार्शल को है, विलियम जोन्स को है, जेम्स प्रिंसेप को है या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को जो है इसको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय है। दोस्तों, 1837 की बात है। ये कब की बात है दोस्तों, 1837 के अंदर जो है इसे जेम्स प्रिंसेप ने इन लेखों का उद्वाचन किया था। दोस्तों, जो कि अशोक के जो लेख हैं विशेषतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इसी से हमें इन्हीं लेखों के द्वारा ही इनके देवनाम प्रिय होने की जानकारी भी प्राप्त होती है। दोस्तों, तो चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक या फिर ग्रीक। खरोष्टी, ग्रीक, शारदा, ब्राह्मी, देवनागरी, आर्मेइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी। हमें ये बताना है कि अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उनमें कौन कौन सी लिपियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी लिपियों के लेख हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि मिलती है, खरोष्टी लिपि मिलती है, आर्माइक लिपि मिलती है और ग्रीक लिपि
हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिएगा, भारत का जो हमारा मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र से जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उनकी जो मुख्य लिपि है वो ब्राह्मी है। जो भारत के मुख्य क्षेत्र से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे लगभग हमारे ब्राह्मी लिपि में ही हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से बाहर जो भी हमें लेख प्राप्त होते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से जो भी बाहर लेख हमें प्राप्त होते हैं वो अन्य लिपियों में देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहें शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी का जो लेख है वो खरोष्टी लिपि का है। शहबाजगढ़ी का जो लेख है वो खरोष्टी लिपि का है। वहीं अपने बात करें कालसी है, गिरनार है, मेरठ है, ये सारे हमें ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। दोस्तों बहुत सारे अभिलेख हैं इनके और उनमें बहुत सारी बातें हैं, जितनी आपको याद रह जाए उतनी ही अच्छी हैं दोस्तों। बाकी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और इनमें बहुत सारी बातें भी हैं, तो इतना ज़्यादा गहराई में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि इनके जो लेख हैं वो कौन कौन से लिपियों में हमें मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, आर्माइक लिपि में मिलते हैं और ग्रीक लिपि में मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपको ये मौर्य साम्राज्य का पूरा टॉपिक पढ़ना है तो इसका जो लिंक है वो आई बटन पर आपको देखिए मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे टच करेंगे तो यहाँ पर आई बटन आता है, वहाँ पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। 1 से लेकर के 8 यूनिट तक का सिलेबस पूरा है। 11वीं 12वीं यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 9वीं यूनिट आपकी चल रही है एसएसटी के पूरे सिलेबस के अंदर। मौर्य साम्राज्य लगभग एक वीडियो में आपको सारा सिलेबस दे दिया गया है। बड़ी छोटी सी वीडियो है और बड़ी ही सारगर्भित है, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि 1750 के अंदर सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? वो कौन था जिसने सबसे पहले अशोक स्तंभ का पता लगाया था? तो जेम्स प्रिंसेप था, अलेक्जेंडर कनिंघम था, टेफ्थेनलर था या फिर विलियम जोन्स था? देखिएगा, जेम्स प्रिंसेप कौन थे जिन्होंने लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। कनिंघम का यहाँ कोई संबंध आता नहीं है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है टेफ्थेनलर। इसने ही इसका सबसे पहले पता लगाया था दोस्तों। 1750 में इसका पता लगा था। और ये जो अभिलेख है, ये है जो हमारा अभिलेख है, ये था दिल्ली मेरठ का, दिल्ली मेरठ अभिलेख। चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि अशोक के धम्म का सार हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो हमारा प्रश्न है कि अशोक के धम्म का जो सार है वो किस अभिलेख में हमें प्राप्त होता है? द्वितीय स्तंभ लेख में, तृतीय स्तंभ लेख के अंदर या फिर सप्तम शिलालेख में या फिर इन सभी के अंदर? तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीय स्तंभ लेख में ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरे स्तंभ अभिलेख के अंदर ही अशोक स्वयं से प्रश्न भी करता है कि धम्म क्या है, और फिर उसी के जवाब में देते हुए वो ये भी बताता है कि धम्म क्या है, अर्थात धम्म जो है वो पाप से दूर रहना है, अत्यधिक कल्याण करना है, दया करना है, दान करना है, सत्यता का पालन करना है, मृदुता से बोलना है, पवित्रता का पालन करना है, साधुता का पालन करना है। ये सारे के सारे जो हैं धम्म का सार हैं और ये सारी बातें वो देखिए अशोक बताता है। और इसकी धम्म के सार की जो चर्चा की गई है वो कौन से अभिलेख में की गई है? तो वो दूसरे अभिलेख के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा माना जाता है? कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा माना जाता है? किसकी बात कर रहे हैं हम कि मौर्य काल में कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा माना जाता है? स्तंभ है, चैत्य है, स्तूप है या फिर गुहा कला है? तो देखिएगा, यहाँ जो सही आंसर है स्तंभ। मौर्य काल के जो स्तंभ है वो विशेषतः कला के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, और स्तंभ अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट वास्तुकला को भी दर्शाते हैं। ये जो स्तंभ है मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाल बलुआ पत्थर से इनका निर्माण किया गया है।
कौन से पत्थर से बनाए गए हैं? विशेषतः लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। और ये सारे के सारे एक विशेष बात ये दर्शाते हैं कि ये सारे के सारे एकाश्म पत्थर से बने हुए हैं, एकाश्म से बने हुए हैं। एकाश्म यानी कि एक ही पत्थर होता है, उससे इनका निर्माण काट करके किया गया है। तो स्तंभ अपने आप में एक कला का विशिष्ट नमूना माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति जो है अपना विश्वास प्रकट करता है? तो अभिलेख कौन सा है? रुमेनदई है, मास्की है, सारनाथ स्तंभ अभिलेख है, या फिर बाबरू शिलालेख है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबरू लघु शिलालेख जो है, उसके अंदर अशोक जो है बुद्ध धर्म के प्रति अपनी जो विश्वास है उसको प्रकट करता है। और इसी अभिलेख के अंदर इसका नाम प्रियदर्शी भी आता है। किसके अंदर आता है? इसी बाबरू लघु शिलालेख के अंदर इसका नाम प्रियदर्शी भी आता है दोस्तों। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? उससे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के नियमों की जो जानकारी है वो हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बाबरू से है, 13वें से है, 7वें से है, या उपयुक्त सभी से है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी से हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख के जो शिलालेख हैं उसमें प्रशासनिक जानकारी तो है ही, साथ ही साथ धर्म से संबंधित बातों का उल्लेख भी किया गया है। बाबरू जो हमारा अभिलेख है उसके अंदर बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, कई बार तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। एक तो है बुद्ध, एक है धम्म और एक है संघ। इनका उल्लेख जो है वो किया गया है बाबरू शिलालेख के अंदर, और ये सारे के सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगले प्रश्न की अपनी बात करें तो हम जो हमारा प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? दोस्तों श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास में, हर्ष ने की थी, अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, या फिर समुद्रगुप्त ने की थी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है अशोक। अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी दोस्तों। अशोक जो है वो शिव का उपासक था। किसका उपासक हुआ करता था? शिव का। और ये जानकारी हमें प्राप्त होती है राजतरंगिणी से। किस पुस्तक से प्राप्त होती है? राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। और ये किसकी लिखी हुई है? कलहण की लिखी हुई है कि ये शिव के उपासक थे और इन्होंने कश्मीर के अंदर कहाँ स्थापना की थी? कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। और इसी के साथ साथ एक और नगर भी इन्होंने बसाया था जिसका नाम मानते हैं देवपाटन। और देवपाटन कहाँ है? नेपाल के अंदर। तो 2 नगर इनके नाम से आते हैं, एक तो देवपाटन है और एक श्रीनगर जो कि कश्मीर में है, जिनकी स्थापना जो है अशोक के द्वारा की गई थी। ये जानकारी हमें राजतरंगिणी के माध्यम से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की अपनी बात करें तो सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? अच्छा प्रश्न है कि कौन सा पशु इसमें शामिल नहीं है। जो पशु हैं कुकुदान वृष यानी कुबड़ वाला वृष, हिरण, हाथी, या फिर अश्व, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है कि हिरण इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। देखिएगा सारनाथ का जो स्तंभ है उस पे सिंह का जो है मुख्य स्थान है, सर्वोत्कृष्ट भी है। उसके अलावा इसमें जो है वो 4 पशु उत्कीर्ण हैं। कौन कौन से थे? गज यानी हाथी था, अश्व था, बैल था और सिंह जो है। इनकी आकृतियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं और इन्हें सभी को जो है चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। किस अवस्था में दिखाया गया है? चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। और ये सारे प्रतीकात्मक भी हैं। इनके प्रतीक के रूप में बहुत सारे मत प्रचलित हैं, जिसमें से एक मत की बात करें हम, ब्लाक जो है वो इन्हें हिंदू देवी देवताओं से जोड़ते हैं। वो इन्हें हिंदू देवी देवताओं से जोड़ते हैं, जिसमें एक तो माना जाता है इंद्र, सूर्य, शिव, दुर्गा के ये प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा ब्लाक कहते हैं। बाकी मैंने ये कहा कि अलग अलग मत प्रचलित हैं और कौन सा सही है ये अपने नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसी में आगे अपने जाएं तो एक और विद्वान है फूसे जो हैं वो इसे बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध के जीवन के जो 4 घटनाएं हैं उनसे जोड़ते हैं। जैसे बुद्ध के गर्भस्थ होने, दूसरा अपने ले सकते हैं जो हाथी है,
हाथी है वो गर्भस्थ होने से लेकर के चलते हैं, जन्म जो है अपने वृष से लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, अश्व जो है वो ग्रह त्याग से माना जाता है, और सिंह जो है वो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, ऐसा भी कहा गया है। तो लेकिन हम यहाँ ये स्पष्ट हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार से हिरण का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चाहे ये वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, चाहे इस रूप में पूछा जाए, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम पिछले टेस्ट के एक प्रश्न के विषय में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मुझसे भूल हो गई थी कि 16 नंबर जो प्रश्न है हमारा, उसमें हमने पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, किस पुस्तक में कहा गया है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से हमने मेघदूत के विषय में बात की थी, इसको उत्तर माना था। लेकिन दोस्तों ये उत्तर सही नहीं है, यहाँ ऑप्शन में ही उत्तर नहीं था। असल में जो इसका उत्तर है वो है मुद्रा राक्षस। देखिएगा दोस्तों, वैसे तो टेस्ट बनाते हुए बड़ी सावधानी रखी जाती है, लेकिन फिर भी मानवीय भूल स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप इसको सुधार लीजिएगा, पिछले टेस्ट के अंदर जो PDF है आपको उसमें काट के सही कर लीजिएगा कि इसका जो आंसर है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की पुस्तक मानी जाती है, और ये जो है पहला जासूसी उपन्यास माना जाता है। कौन सा उपन्यास माना जाता है? जासूसी उपन्यास माना जाता है। इसके अंदर जो है जो मौर्य कुल है उसे वृषल कहा गया है, यानी कि निम्न जाति का कहा गया है। किसका कहा गया है? निम्न जाति का कहा गया है। इसी के साथ एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहता हूं। और देखिएगा दोस्तों, वैसे तो बड़ी सावधानी रखी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये लगे कि किसी प्रश्न में कोई डाउट है या किसी प्रकार के मिस्टेक हो गए हैं, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम खुल के उस विषय पे बात करेंगे और समस्या को हल करेंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि किसी प्रकार से आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? क्या कहलवाया? देवताओं का प्रिय कहलवाया था। ऑप्शन है हमारे पास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क था, अशोक था, या फिर समुद्रगुप्त था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अशोक। अशोक ने अपने आप को क्या कहलवाया था? देवताओं का प्रिय, यानी उसके अभिलेखों के अंदर देवा नाम प्रिय की जो उपाधि है, हमें जो संबोधन है वो देखने को मिलता है। अर्थात इसका जो अर्थ लेकर के चलते हैं, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। प्रियदर्शी शब्द का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। पुराणों के अंदर देखिएगा इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। पुराणों के अंदर इसे क्या कहा गया है? अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। अगला जो हमारा प्रश्न है, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? ऑप्शन है धौली है, कौशाम्बी है, मास्की है, या फिर गुर्जरा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख है उसके अंदर अशोक की रानी जो है कारुवाकी, कौन सी रानी की बात कर रहे हैं? अपनी कारुवाकी रानी की बात कर रही हैं। उसको दान देते हुए दिए जाने का जो है उल्लेख किया गया है, उसके द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है, इसलिए हम इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों। इसी में एकमात्र पुत्र तीवर का भी उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है हमारा, सांची का जो स्तूप है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है अशोक के द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, या फिर बिंदुसार के द्वारा बनवाया गया था, या फिर कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और इसका जो काल है, आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो है इसका काल माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में राजकीय मुद्रा जो है वो क्या कहलाती थी? निष्क थी, पण थी, कार्षापण थी, या फिर शतमान कहते थे दोस्तों। उसका जो सही आंसर है वो है पण। राजकीय मुद्रा जो थी मौर्य काल के अंदर वो क्या कहलाती थी? पण कहलाती थी। और ये हुआ क्या करता था? 3/4 तोले के बराबर जो है ये चांदी का सिक्का था।
ये क्या था, 3/4 तोले के बराबर ये एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसके ऊपर देखिएगा पीपल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, बेल, सर्प, इस प्रकार के जो हैं वो चित्र भी इनके ऊपर हुआ करते थे दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ में किया गया था। उनका हिंसक उन्मूलन किया गया था, उनको बंदी बनाकर मुक्त कर दिया जाता था, उनकी स्थायी स्वतंत्रता रहती थी, या फिर उनके संपूर्ण विस्थापन के पश्चात उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाता था। ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो भारत के राजाओं के साथ में किस प्रकार का उनका व्यवहार हुआ करता था। यहाँ भारत में कौन से भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राजाओं के साथ में अपनी बात कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति उनकी नीति किस प्रकार की थी। उन्हें वो बंदी बना करके मुक्त कर दिया करते थे। उन्हें क्या करते थे, पकड़ लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था और फिर उनको मुक्त कर दिया करते थे। और इस नीति को कहते थे ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये जो हमारी नीति है ये उनकी नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो 17वां जो हमारा प्रश्न है, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, शतमान थी, करशापण थी, रूपक थी, या फिर दिनार हुआ करती थी दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिनार। गुप्त वंश की जो सोने की मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हें दिनार कहा जाता था। रूपक जो है वो चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। और सामान्य जो जनता है वो कौड़ियों के अंदर लेन देन का कार्य किया करती थी दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न, कि गुप्तकालीन मुद्राओं पर एक शब्द अंकित मिलता है हमें, श्रेणी कुलिक निगम। इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं दोस्तों। साहूकारों और शिल्पियों का ये कोई निगम था, या फिर व्यापारियों और कृषकों का कोई निगम हुआ करता था, या फिर नगर प्रशासन चलाने वाला निगम था, या राज्य के लिए कर वसूलने वाला कोई निगम हुआ करता था दोस्तों। तो ये देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है साहूकार और शिल्पियों का निगम था, जिसका तात्पर्य हम श्रेणी कुलिक निगम से लेकर के चलते हैं, जो गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला प्रश्न, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से आप क्या समझते हैं। कुल का प्रधान, व्यापारियों का प्रधान, या फिर मुख्य शिल्पी हुआ करता था, या मुख्य दंडाधिकारी हुआ करता था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मुख्य शिल्पी। तो मुख्य शिल्पी ही प्रथम कुलिक का अर्थ अपने मान करके चलते हैं, यानी प्रधान जो शिल्पी हुआ करता था उसे प्रथम कुलिक के नाम से अपने जानते थे, प्रथम कुलिक या फिर मुख्य कुलिक के नाम से जानते थे। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 20वां जो हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि गुप्त शासकों में परम भागवत, किसकी परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था, किसने सबसे पहले ये जो है उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त था, या फिर रामगुप्त था। तो दोस्तों नालंदा से जो ताम्रपत्र मिले हैं उससे हमें अभिलेख के द्वारा ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की। ये मूलतः जो ताम्रपत्र है वो एक प्रकार का दान पत्र है, जिसमें ब्राह्मणों को अग्रहार देने के विषय में बताया गया है, देने की शर्तों पर प्रकाश डाला गया है। अग्रहार क्या होता था, एक प्रकार का दान हुआ करता था, एक प्रकार का एक दान था, जिसके बारे में उस ताम्रपत्र के अंदर बात की गई है। वहीं से हमें समुद्रगुप्त के परम भागवत उपाधि का भी पता चलता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो 21वां हमारा जो प्रश्न है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट करके बनाई गई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, या फिर वैष्णव धर्म। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो देखिए शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो पौराणिक जो हमारे देवता हैं, पौराणिक देवताओं की अत्यंत जो अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, भव्य मूर्तियों के लिए ये विख्यात मानी जाती हैं। और इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। तो यहाँ हम ले सकती हैं विशेषता, इनमें से जो हमारा उत्तर आता है वो है शैव धर्म से ये संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां जो हमारा प्रश्न है, 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि भुक्ति क्या था। भुक्ति अपने किसे कहते हैं। प्रशासनिक विभाग था, या नापने का एक साधन था, एक प्रकार का टैक्स था, या सेना का एक भाग हुआ करता था। तो गुप्त काल में देखिएगा ये एक प्रशासनिक विभाग हुआ करता था, यानी जो प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों को ही देश कहते थे, या फिर भुक्ति कहा जाता था।
क्या क्या बात की हमने कि जो प्रांत हैं उन्हें ही क्या कहा जाता था, देश या फिर भुक्ति कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या फिर स्कंदगुप्त था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है डायरेक्ट फैक्ट ही है, समुद्रगुप्त जो है उसे अपने मान करके चलते हैं 100 युद्धों का विजेता। इस प्रश्न को याद रखिएगा, 100 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को माना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने रचना की थी, किसकी रचना की थी? रोमक सिद्धांत की, व्रत संहिता की, देवी चंद्रगुप्तम की या फिर 10 गीतिका की? तो इसका जो सही आंसर है, इन्होंने 10 गीतिका की रचना की थी। आर्यभट्ट ने 10 गीतिका की रचना की थी। और ये जो रोमन सिद्धांत और ये जो व्रत संहिता है, इनकी रचना जो है वो वराहमिहिर ने की थी। किसने की थी? वराहमिहिर ने इन दोनों की रचना की थी, इसकी भी और इसकी भी। देवी चंद्रगुप्त जो है, इस नाटक की रचना जो है विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्त की रचना की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? किसने की थी? सोमिल ने, शूद्रक ने, शौनक ने या फिर सुश्रुत ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सुश्रुत। आयुर्विज्ञान विषयक रचना किसने की थी? सुश्रुत ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्न। अगले प्रश्नों की श्रृंखला में भी अपने गुप्त काल के विषय में ही बात करेंगे। कुछ प्रश्न अभी और रह जाते हैं, वो प्रश्न अपने कल की क्लास में देखेंगे, कल के टेस्ट में देखेंगे, और ये सारे प्रश्न भी आपके लिए वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या है किसी प्रश्न के अंदर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें देखिए ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी समस्या को सुधार सकें और टेक्निकल सुधार भी लाया जा सके। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और रेगुलर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा जो आपको सिलेबस है वो केवल यही मिलने वाला है दोस्तों। और बेल आइकन अगर आप दबा लेंगे तो क्लास आते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रश्नों के और सारी जो PDFs हैं हमारी, वो या तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगी या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaars.in से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी खूब सारे टेस्ट आपके लिए पड़े हैं। ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज वहाँ पर ज्वाइन करके अपने आप का आकलन कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिट वाइज जो है 12 टेस्ट वहाँ पर उपलब्ध हैं और भी बहुत सारे टेस्ट वहाँ पर हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।